पर एक ऐसे शख्सियत को देख रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, युवा है और एक बड़ा संगठन चलाते हैं और उस संगठन का नाम है राधा स्वामी संगठन। दरअसल में एक बड़ी अच्छी पंक्ति आपने आज तक अभी सुना होगा आपने कि आदमी जब भी सफलता की नई इबारत लिखता है तो उसके पीछे कई लोगों का हाथ होता है। और हमारे साथ अभी बात करने के लिए मौजूद हैं दीपक शर्मा जी। दीपक जी दरअसल में राधा स्वामी संगठन चला रहे हैं, 2010 से इस संगठन को वो चला रहे हैं और आपको जान करके ये हैरानी होगी कि जितनी इनकी उम्र दिखने से नहीं लगती है उससे ज़्यादा तजुर्बा है इनके पास। और यही वजह है कि आज 1,68,000 वर्कर्स जो हैं वो इनके संगठन के साथ न सिर्फ जुड़े हैं बल्कि संगठन में दिन रात अपनी सेवा दे रहे हैं। और ये वो वर्कर हैं जो एम्प्लॉय हैं, यानी कि सैलरी बेस्ड वर्कर हैं। 22 राज्यों में इनका संगठन जो है वह फैला हुआ है, यानी कि अपनी व्यापकता को लिए हुए राधा स्वामी संगठन न सिर्फ लोगों के लिए बल्कि राष्ट्र हित में भी काम कर रहा है। दीपक जी बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर आपका, आपके चैनल का जो हमारी बातों को दूसरों तक पहुँचाने में आपकी मदद कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि लोगों तक जानकारी नहीं पहुँचने के कारण मदद नहीं हो पाती। दीपक जी एक तो सबसे पहले आपके नाम की अगर व्याख्या करें तो आपका नाम ही है दीपक, यानी कि दीपक अंधेरे को हटा करके रोशनी देने का काम करता है, रोशनी दिलाने का काम करता है। तो ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है दीपक जी? अभी 36वां साल हमने 18 दिसंबर को पूरा किया। बताइए, यानी कि लगभग 21 साल से आप 21 साल की उम्र में ही आपने काम की शुरुआत कर दी थी। तो कैसे मन में ये मतलब कहाँ से आप इंस्पायर्ड हुए कि नहीं भाई मुझे लोगों के जो अंधेरा जिस लोगों के घरों में छाया हुआ है वहाँ मुझे दीपक जलाना है अपने नाम के अनुकूल? कहाँ से मोटिवेटेड हुए आप? 2007 से हम कार्य क्षेत्र में बाहर टीचर का पोस्ट में, मतलब सरकारी टीचर भी हम थे, तो हमने रिजाइन मारा। इसलिए मारा कि मतलब हम टीचर रह के केवल अपने क्षेत्र को ही ठीक कर सकते थे। लेकिन जब हम गांव में घूमते थे, जब ट्यूशन पढ़ाने की हमारी बात आती थी, तो बहुत सारे कॉमर्शियल एक्टिविटी करने वाले लोग, मतलब नहीं चाहते हैं कि सब लोग पढ़ लें या पैसे वाले ही पढ़ें। हमने उस समय से शुरुआत किया, 2007 से ही साक्षरता मिशन हमने चलाया और 1 रुपये प्रतिदिन में हमने पढ़ाने का शुरुआत की। उसमें 1 रुपये का टीचर के नाम से लोग हमको करने लगे, 1 रुपया वाला टीचर, 1 रुपया वाला टीचर, ऐसा दिखा। उसके बाद 2010 में, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा मतलब शुरू करने का हमारा मिशन ही रहा, हमारी अपनी बहन नहीं है। तो जब हम रक्षाबंधन के लिए जाते थे कहीं तो काफ़ी हमको अपने आप में उदासी महसूस होती थी। लोग कहते भी थे कि आज इसके हाथ में राखी नहीं, तो लोगों ने तो कमेंट भी किया। हमने उस दिन से ठान लिया एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे विश्व में हमसे ज़्यादा बहन किसी की नहीं होगी। उसी का दिन है कि 4,23,000 बहनों का कन्यादान के लिए हम हर महीने पैसा उनको जमा करते हैं। अभी तक कितनी शादियाँ कराई हैं? अभी तो शादियाँ बहुत हो गई हैं, मतलब हजारों में शादियाँ हो गई हैं। हर कोई ऐसा दिन नहीं है जो 100, 200, 400 शादियाँ हमारे द्वारा नहीं कराई जा रही है। हम लोग जिस समय हमारे यहाँ जो सदस्य बनते हैं उस समय से हम लोग हर महीने पैसा जमा करना शुरू कर देते हैं मीडिया के नाम पर। जब भी मीडिया बड़ी होती है, अपना की उम्र होता है, वो उसका पैसा का उपयोग करते हैं। चलो दीपक जी, ये तो आपने अपने विषय में बताया। राधा स्वामी संगठन आखिर में है क्या, इसका क्या उद्देश्य है और क्या सोच करके आपने इसकी स्थापना की? राधा स्वामी का स्थापना हमने एक ही सोच से की थी कि जब भी किसी व्यक्ति को आर्थिक सामाजिक जरूरत पड़े उस समय हम उसकी मदद करते हैं। 2-3 चीज़ों में लोगों की आर्थिक जरूरत पड़ती है, जैसे किसी बिटिया की शादी हो, किसी बच्चों को पढ़ाना हो, घर बनाना हो, जिसमें उनको आर्थिक आवश्यकता होती है। राधा स्वामी संगठन उस समय उनके साथ सर्वसम्मति चलाती है। यहाँ तक कि हम लोग उनके मतलब 50% से लेकर 80% तक का आर्थिक सहयोग मिल सकते हैं, चाहे उनका शादी हो या गाड़ी खरीदनी हो या घर बनाना हो। एक अच्छी पंक्ति है कि जानवे चले थे मंजिल मदद, लोग मिलते गए कारवां बनता है। दीपक जी ऐसा बता रहे हैं कि आप लगभग 20 साल की उम्र में आपने शुरुआत की थी और फिर कैसे कैसे एक चेन आपने बनाया और आपने बताया कि लगभग 1,68,000 अभी एम्प्लॉयड हैं, आपके एम्प्लॉय हैं जो कि सैलरी बेस्ड। जी। देखिए, सबसे पहले हम 2010 में संगठन की नींव डाले। 2010 से 2011 तक हमने कंप्यूटर साक्षरता मिशन चलाया पूरे झारखंड में। 11 से 12 हमने पूरे बिहार में साक्षरता मिशन चलाया कंप्यूटर का। 2013 से हमारे साथ एक और व्यक्ति जुड़ा। पहले मैं अकेले ही काम करता था, उसके साथ 2013 में एक और व्यक्ति हमसे जुड़ा जो जूनियर दीपक ही है और हमारा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है।
और उसके जुड़ने के बाद फिर हम लोगों ने और विस्तार किया, अपना काम में हमारा सहयोग मिलने लगा और आज 22 राज्यों में, भारत के 22 राज्यों में हमारे 1,68,000 एम्प्लॉयड हैं जिनको हम लोग सैलरी देते हैं हर महीने। बाकी तो ऐसे टेम्प्रोरी जो हमारे वर्कर हैं, टेम्प्रोरी जो वर्कर्स हैं वो तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन 1,68,000 हमारे पेड एम्प्लॉई हैं सर, जो उनका काम ही होता है कि आप हमारे जिस गांव में रह रहे हैं उस गांव में कोई भी बिटिया की शादी होती है या कोई भी घर बना रहा हो या कोई भी गाड़ी खरीद रहा हो, उसको हमारी योजनाओं के बारे में आप बताएं और उनको लाभ दिलाएं। तो दीपक जी, मतलब ये एक संस्था थी, देश में कई संस्थाएं हैं, इसमें एक सहारा का हम नाम लेना चाहेंगे। तो क्या सहारा के पैटर्न पे आप काम कर रहे हैं कि पूरे देश में एक चेन बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय देना है? देखिए सर, हमारा है सहारा भी अच्छी कंपनी थी, भले जिस कारण से उसको ये दिक्कतें झेलनी पड़े, होता है कोई चूक उससे हुई। सहारा भी हमारे मन से, बाकी लोग जो लोग कहें, सहारा श्री का जो उद्देश्य था बहुत अच्छा था, किसी कारण से उनको दिक्कत हुआ। हमारा भी उद्देश्य है कि हम भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं उनको आर्थिक परेशानी न हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। उसमें क्या था कि मतलब कुछ उन्होंने काम किया जो इलीगल वर्क था, जो बाद में पकड़े भी गए। तो हम लोग जो भी काम करते हैं कानून के दायरे में रख के करते हैं और उसके लिए अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग संस्थाएं भी हम बनाए हुए हैं जो कानूनन पंजीकृत है हमारी, और उससे हम लोग काम कर रहे हैं लोगों की भलाई के लिए। जी, अभी आपने बताया बातचीत में ही कि झारखंड से आपने शुरुआत की। जी, तो बेसिकली आप रहने वाले झारखंड के हैं? जी, हमारा जन्म गढ़वा जिला में ही हुआ था और सबसे पहले हम 10 और 11 में वहाँ एक पारा टीचर एक चलता था बहुत पहले, अभी भी है पारा शिक्षक में हमारी बहाली हुई। उसके बाद हम शिक्षा क्षेत्र में आ गए। 1 साल हमने पूरा गढ़वा जिला को, और पलामू भी उसमें आ जाता है, पलामू का भी कुछ हिस्सा हमने कंप्यूटर साक्षरता मिशन में हमने शुरुआत की। और हर बच्चा, जो बच्चा कंप्यूटर छूने से डरता था कि हम माउस छुए वगैरह वगैरह, सभी बच्चे को उस समय हमने नाम लिखना सिखाया कंप्यूटर पे 2011 में। जी, और केवल 1 रुपया रोज, मतलब आप अगर 30 रुपया भी खर्चा करते हैं तो आप कंप्यूटर सीख सकते हैं। कैसे करते थे आप? इसके लिए हमारा टीम था लगभग मोटा मोटी मान के चलिए हर ब्लॉक में हमने एक टीचर की व्यवस्था की थी और उस टीचर का काम था कि हमने इंस्टीट्यूट में जा के हमको सिखाया। उस समय चूंकि आप जान रहे हैं कि झारखंड में लाइन की उतनी व्यवस्था नहीं थी, तो हम जनरेटर भी साथ में ले जाते थे, कंप्यूटर भी साथ में ले जाते थे और सारा वहाँ सेटअप लगता था और प्रैक्टिकल करा के हम जाते थे। दीपक जी, झारखंड से फिर बिहार की और आपने रुख क्यों किया? एक्चुअली बिहार से हमने बिहार हमारा ससुराल हुआ था, बिहार में ही हमने शादी की और चूँकि झारखंड में थोड़ा सा कंप्लीट होने के बाद यहाँ आने का हमारा ये रहा कि वहाँ पे कुछ जाति वगैरह ज़्यादा चलता है झारखंड में। मतलब हमारा उद्देश्य था कि हम इलेक्शन वगैरह भी लड़े, तो हम जिस जगह में हैं वहाँ रिजर्व है सीट, तो हम वहाँ से लड़ नहीं सकते। तो हम सोचे क्यों ना ऐसा क्षेत्र देखा जाए जहाँ रिजर्वेशन इतना ना हो। तो फिर हम झारखंड से बिहार चले आए और बिहार में ही आके यहाँ पे हमारी धर्मपत्नी का काफ़ी सहयोग मिला हमारे काम को, और उस समय से ही हम रहते हैं बिहार में। देखो, बिहार के विषय में तो कहा जाता है कि बिहार जातियों का गढ़ है और अगर जातियों को परिभाषित करना है तो आप बिहार में आकर के कीजिए। झारखंड और बिहार में आप कितना अंतर समझते हैं? क्योंकि आप बता रहे हैं कि झारखंड में जब आप थे तो आप गांव-गांव जाते थे जाकर के 1 रुपया पर डे, और अभी बिहार में जो मैं देख पा रहा हूँ कि एक बड़ा अंपायर आपने यहाँ खड़ा कर दिया है। तो झारखंड और बिहार में आप क्या कंपैरेटिवली डिफरेंस समझते हैं? झारखंड और बिहार में बहुत अंतर है। बिहार के जो भी जाति चल रहा है, लेकिन समझदार लोग हैं यहाँ। झारखंड में क्या है कि कुछ वर्ग के लोग, नाम उनका नहीं लेंगे, वो समझते नहीं। उनको समझाने के लिए आपको उन्हीं के लोगों को चाहिए। मतलब अगर वो चाहेंगे कि आप उनको समझाना चाह रहे हैं, नहीं समझ पाएंगे। उनके लिए आप उस वर्ग के खास लोग को पकड़ के लाइएगा, या उस वर्ग के खास लोग को अगर आप रखते हैं तभी वो आपकी बात को मान पाएंगे, अन्यथा आप उनके सामने कुछ भी करते रहिए वो उनको समझ नहीं पाते हैं। तो बिहार को ही कर्मभूमि बना देंगे? हाँ, कर्मभूमि हमारा बिहार है। और ऐसे तो हम चूँकि भारतीय हैं, भारत में हमारा जन्म हुआ है, तो धीरे धीरे हम बिहार के साथ साथ 22 राज्यों में काम कर रहे हैं और झारखंड में भी हमारा बहुत अच्छा काम हो रहा है। मतलब लाभ देने में झारखंड में भी हमने कमी नहीं की। दीपक जी, अभी आपने कहा कि राजनीति में आपकी बड़ी दिलचस्पी है। जी, तो राजनीति में आप किस नेता को अपना आदर्श मानते हैं और राजनीति में दिलचस्पी आपकी क्यों, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, राजनीति में आने का हमारा एक ही उद्देश्य था कि हमने एक विजन बनाया है। हमारा विजन है कि जब हमारी भारत सोने की चिड़िया रही, शुरुआत में लोग कहा करते थे, कुछ लोग आए
इसका पंख ले गए, कुछ लोग आए इसका पैर ले गए। लेकिन हमने एक अपने मैनिफेस्टो में ये रखा है कि मैं 2037 तक भारत को फिर से सोने का चिड़िया बनाऊंगा और एक भी व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे नहीं रहेगा। ये हमने प्रण लिया है और उस पर हम काम भी कर रहे हैं। और धीरे धीरे हम लोग ये काम हम अकेले नहीं कर सकते हैं, मतलब संगठन चला रहे हैं तो संगठन में आर्थिक आवश्यकताएं तो पूरी हमारी डोनेशन से ही होती है। लेकिन जब हम सरकार में आएंगे तो सरकार का एक अपना बजट होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ इतने लोगों को नौकरी नहीं दी जा सकती है, लेकिन हमारे मैनिफेस्टो में है सर कि जिस दिन हम लोग आते हैं सरकार में, जिस दिन आएंगे या हमारे द्वारा सरकार चलेगी, होता है पूंजी बने, तो बिहार की बात करें या झारखंड की बात करें या ऑल ओवर इंडिया की बात करें, कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जिसके यहाँ सरकारी नौकरी नहीं होगी। सभी लोगों के घर में सरकारी नौकरी देंगे। तो जी मुझे तो लगता है कि आप मोदी जी को चैलेंज कर रहे हैं। जी जी जी। क्योंकि मोदी जी ने कहा कि भाई 2047 तक भारत जो है वो विकसित राष्ट्र बनेगा और आप 2037 की ही कल्पना। हाँ 2037 तक हमारे मैनिफेस्टो में है। और अगर पहले हमारी सक्सेस हो गई कहीं इलेक्शन में, अगर 2-4 लोग हमारे आ गए तो ये तो 34 में ही खत्म कर देंगे। मतलब 34 में ही सारा, मतलब पूरे भारत में कोई गरीबी रेखा से नीचे नहीं जाएगा। आपको लगता नहीं कि ये बियॉन्ड इमेजिनेशन है? क्योंकि 1947 से पहले से ही गांधी जी जब थे, वो जवाहरलाल नेहरू, तमाम लोगों ने एक ही नारा दिया कि भाई गरीबी हटाओ। फिर बाद में हुआ कि भाई गरीबी तो नहीं हट रही, अब गरीबों को ही हटाओ। प्रधानमंत्री मोदी जी आए, बिहार में नीतीश कुमार है, लेकिन उसके बावजूद गरीबी का लेवल तो वही है। आज भी विकासशील से विकसित की तरफ बिहार बढ़ नहीं पाया है। तो आपको लगता नहीं कि दीपक जी एक बड़ी चुनौती है आपके सामने? देखिए चुनौतियां तो रहेंगी सर, सपना हमने बड़ा देखा है, लेकिन अभी तक हम देखते हैं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वहां तक पहुंच ही नहीं पाई है। सब लोग बोलते हैं कि इतनी नौकरी कहाँ से मिल जाएगी, कितने लोग को क्या क्या पद बनाया जा सकता है। क्योंकि मैं उजागर नहीं करूंगा, मेरी प्लान चोरी हो जाती है। 2 राज्य हमारे प्लान को चोरी करके, मतलब राधा स्वामी के प्लान को चोरी करके अपना सरकार बना चुके हैं। उदाहरण मैं दे दूंगा, ऐसा झारखंड हो गया और मध्य प्रदेश हो गया। राधा स्वामी संगठन की एक योजना है मातृ सम्मान योजना, ये हमने 2010 में लॉन्च की थी और 2010 से कहीं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसको नहीं बोला। जब 2023 में जब चुनाव हुआ मध्य प्रदेश का, बहना योजना उन्होंने लाया और वो योजना का ही फल है कि वहाँ पे उसकी सरकार है। अगर ये योजना नहीं आती इस बार वहाँ पे दूसरे पार्टी की सरकार बन जाती। ठीक उसी प्रकार से झारखंड में आप देखे होंगे जो मैया सम्मान योजना उन्होंने किया, वो हमारा ही मातृ सम्मान था, हमारा मातृ सम्मान था सर। और 2010 से हम चल रहे हैं, लेकिन हमारा एक संगठन का एक लिमिट है। हमारे पास जितना पैसा है उतना ही हम माताओं को सम्मान दे पाते हैं। इन्होंने लोगों ने हमारे प्रोग्राम चुरा के ये अपना सरकार बनाया है। और एक अभी हमारे पास ऐसा मास्टर स्ट्रोक है कि मैं अगर आता हूँ सरकार में तो पूरे भारत का हर घर में कुछ के लोग को नौकरी दी जाएगी और आसानी से सबको, मतलब हर घर का आदमी ये बोलेगा कि हमारे यहाँ एक सरकारी नौकरी है। आप समझ सकते हैं कि अगर हर घर में अगर सरकारी नौकरी हो गया तो फिर तो कोई रहेगा ही ना गरीबी रेखा के नीचे। दीपक जी पार्टी बनाए हैं आप? जी पार्टी बनाए हैं हम लोग। कौन सी पार्टी? राष्ट्रीय जन सरकार पार्टी हमारी है। राष्ट्रीय जन सरकार पार्टी? जी जी। अच्छा, तो ये पार्टी कभी नजर नहीं आई आपको फील्ड में? एक्चुअली हम लोग पिछला बार चुनाव लड़े थे, हम भी लड़े थे जी, निर्दलीय ही लड़े थे। उसके बाद हमको लगा कि नहीं, निर्दलीय हम अकेले क्या कर सकते हैं, पार्टी बनाई जाए और चुनाव लड़ा जाए जी। हमने पार्टी बनाया है। और होता है कि 2025 वाला जो इलेक्शन आ रहा है बिहार का, 243 सीट से राधा स्वामी संगठन के कद्दावर लोग खड़ा हों। और हमारे जो 4,25,000 सदस्य है पूरे बिहार में फैले हुए हैं। हो सकता है हम कहीं जीत ना पाए कहीं भी, क्योंकि हमारे जो है किसी विधानसभा में 10,000 है, किसी में 15,000 है, किसी में 5,000, उतना से चुनाव जीता नहीं सकता है। लेकिन अगर लोगों ने हमको सपोर्ट किया तो हम ये दिखा सकते हैं कि हमारे जो सदस्य हैं 4,25,000 वो हमको सपोर्ट करते हैं। आगे आने वाले चुनाव में हर विधानसभा में हमारा प्लान है 25,000 लोगों को घर देने के लिए, निःशुल्क घर देंगे 25,000 लोगों को। तो अगर आप 25,000 को घर दे देते हैं तो 75,000 वोट तो आपके पास तो है ही, और 60,000 प्लस अगर वोट किए तो आप विधायक हैं, और विधायक हैं तो आप कुछ भी। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि जो चर्चा अक्सर जो मैंने भी सुनी है कि आप लोगों को गाड़ी बहुत सस्ते में अभी होती है। जी 40% डिस्काउंट में हम लोग को भी गाड़ी दे देते हैं, तो उनके पसंद का गाड़ी 40% डिस्काउंट में। और जो उस गाड़ी से रोजगार सृजन कर रहे हैं, मतलब वो जैसे रेपिडो में लगा है या ओला में लगा है वगैरह वगैरह, या टेम्पू खरीदे, ई रिक्शा करे, मतलब उससे उनका घर चले, तो 10% और उनको हम लोग सपोर्ट करते हैं, यानी कि 50% का हम लोग सपोर्ट करते हैं। मकसद क्या है इसके पीछे? मकसद है कि हमारा वो सदस्य बने। आप समझ सकते हैं कि जिसको हमने गाड़ी दिया, जिससे उसका परिवार चल रहा है, जब हम उसके यहाँ जाएंगे तो वो मेरा भाई है सर। और जब किसी का भाई किसी चुनाव में खड़ा हो तो अपने भाई को ही वोट देगा, ये हमारा दिल करता है।
मतलब सदस्य जो आप बना रहे हैं जी जी। उसका क्या कुछ शुल्क भी है मेंबर बनाने का? मेंबर बनाने के लिए हमारा शुल्क है, हम लोग लेते हैं 21 रुपये साल में, और प्रतिदिन हम लोग एक मुट्ठी अनाज, इष्टवृत्ति हम लोग उसको बोलते हैं, जो भी हमारे मेंबर हैं वो एक मुट्ठी चावल, जब भी उनके यहाँ भोजन बनता है एक मुट्ठी चावल राधा स्वामी के लिए निकालते हैं। उस चावल का उपयोग हम लोग बेटियों की शादी में करते हैं या कहीं हम लोग लंगर वगैरह चलाने में हम करते हैं। उससे जो भी पैसा जमा होता है हमारे, उससे हम लोग कन्यादान में उसका उपयोग करते हैं। दीपक जी, आपका टैगलाइन है सेवा ही हमारा कर्तव्य है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी जी, हमारा सेवा ही हमारा कर्तव्य है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसलिए है क्योंकि बिटिया ही ऐसी चीज है कि अगर आप उसको बड़ा बनाते हैं तो एक उनका घर तो सुधरेगा ही, जिनके यहाँ उनकी शादी होगी उनका भी घर सुधर जाए। एक पंथ दो काज हो जाता है, एक बिटिया को पढ़ाने से, एक बिटिया को बढ़िया बनाने से दो घर को हम लोग सेवा दे पाते हैं। और खास करके हमने ये भी देखा है कि अगर बहनों की संख्या आपकी है, मतलब आपकी बहन है, तो जिस समय भाई अगर उनके घर पे जाता है ना, उस समय सबसे ज्यादा प्यार वो अपने भाई को ही करती है। आप देखा होगा आपने कभी, अगर आप अपनी बहन के यहाँ गए होंगे तो उनके यहाँ कोई है, आप चले गए मतलब आपके लिए वो हाजिर है। तो हम चाहते हैं कि हमारी इतनी बहनें हो जाए फिर हम जहाँ जाए वो हमारा ही घर लगे। और जिस समय भाई का बात आता है तो पति को भी छोड़ देते हैं, मेरा भाई आया तो जाएंगे उसके बाद होती है। तो ये हम भाई का अपना बनाना चाह रहे हैं कि हर घर में हमारी बहनें हों। दीपक जी, एक चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं कि क्योंकि राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, आप बता रहे हैं कि 2025 में 4 महीने बाद चुनाव है बिहार में, उस चुनाव में भी अपने लोगों को आप उतारेंगे। आपको लगता है कि जिस तरीके से राजनेताओं और राजनीतिक दलों की भीड़ राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी, उसमें राधा स्वामी संगठन जो है वो खुद को स्टैब्लिश कर पाएंगे? देखिए सर, खास करके राधा स्वामी संगठन जो है आज से नहीं है, 2010 से 15 साल हो गया, और 15 साल से हम लोग नींव बना रहे हैं। नींव हमने इतनी मजबूत की है, जब इमारत बनाएंगे तो देखना पड़ जाएगा लोगों को कि मतलब कोई पार्टी को पता ही नहीं चलेगा कि आखिर हुआ क्या। तो हमारा जो लक्ष्य है 2037 में भारत का सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति बनने का है, मैं उसके लिए लगा हूँ। यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2037 लव कर लिया जाए, फिर हम आपसे मिलेंगे। दीपक जी, आपको लगता है क्योंकि राष्ट्रपति बनने के लिए तो भाई लोकसभा में आपकी मेजोरिटी होनी चाहिए? 2037 का डेडलाइन है हमारा, उसके बाद हम यंगेस्ट नहीं बन पाएंगे, और हमारा सपना है कि भारत के यंगेस्ट बन, मतलब भारत के भावी राष्ट्रपति के साथ में बात कर रहा हूँ। यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति तो है यंगेस्ट, हमसे कम उम्र में कोई राष्ट्रपति बना ही नहीं है भारत में। 2037 टैगलाइन है हमारा, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। उसके बीच में जो रास्ता आ रहा है बात करते रहेंगे। चलिए, तो ये दीपक जी हैं, और एक बड़ी अच्छी पंक्ति है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। दीपक जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए अपने सहयोगी राज बल्लम के साथ इसके राजीव को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।